हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आओ कुछ नया सीखो कि आज इस भाग में, इस श्रृंखला में हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑनगोइंग ड्यू डिलिजेंस है उसको किस तरीके से रनअप के केस में कैसे किया जाता है। रनअप मतलब रनिंग में, मतलब कि अगर कोई ड्यू डिलिजेंस, एक तो स्टार्टिंग के कस्टमर्स जो आपके फ्रेश कस्टमर्स होते हैं उनके लिए होता है, और एक ड्यू डिलिजेंस जो ऑनगोइंग कस्टमर्स के लिए हम लोग कंडक्ट करते हैं। ये ऑनगोइंग ड्यू डिलिजेंस है क्या? आइए समझते हैं ये किस तरीके से परिभाषित किया जाता है और इसको क्या इसके पैमाने हैं और किस तरीके से इसका हमारे फाइनेंस सेक्टर में आवश्यक है। यही जानकारियां जानने के लिए चल रहे हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि मास्टर डायरेक्शन केवाईसी में ऑनगोइंग ड्यू डिलिजेंस के क्या मायने हैं। स्लाइड पे चलने से पहले एक बार फिर से निवेदन कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए अगर आप किसी भी अपने तरीके के विचार इसमें प्रकट करना चाहते हैं या कोई जानकारी इससे संदर्भ में या किसी और विषय पे आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप उस संदर्भ में मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि समय समय पर आपको इसी तरीके की जानकारियाँ उपलब्ध होती रहे। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो आ गए हम अपनी स्लाइड की ओर और अब हम इसमें जानकारी इकट्ठी करेंगे कि ऑनगोइंग ड्यू डिलिजेंस में किन किन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ ऑनगोइंग ड्यू डिलिजेंस में जो सबसे ध्यान रखने वाली फर्स्ट जो एक इंट्रोडक्शन है कि जो आरईज हैं, जो हमारी रेगुलेटरी एंटिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं या कोई भी मतलब कोई ऐसी संस्था जो इस तरीके की फाइनेंशियल्स में डील कर रही है, वो ऑनगोइंग ड्यू डिलिजेंस को अंडरटेक करेंगे। कस्टमर के उनकी ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक करेंगे कंसिस्टेंटली हर 6 महीने में एटलीस्ट एक बार, और उनको डिफाइन करेंगे कि वो बिजनेस या वो प्रोफाइल जो है उनका या जिस सोर्स से फंड आ रहा है वो किस कैटेगरी का है। वो लो कैटेगरी रिस्क के कैटेगरी में आ रहे हैं, मीडियम कैटेगरी ऑफ रिस्क है या हाई कैटेगरी ऑफ रिस्क है। अगर हाई कैटेगरी रिस्क है तो उसके बारे में उन्हें तुरंत FIUIND यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ इंडिया को अपडेट देना होगा। अब इसी चीज को हम विस्तार से आगे समझते हैं कि क्या है। अब इसमें बिना किसी प्रिजुडिस के उन्हें कुछ फैक्टर्स हैं जो मॉनिटर करने हैं और ट्रांजैक्शंस को उन्होंने मॉनिटर करना है जो कि उनको रिस्क फैक्टर में डिवाइड करेंगे। अब वो क्या है? सबसे पहले तो जो लार्ज नंबर ऑफ जो ट्रांजेक्शन्स हैं, अब चाहे उसमें RTGS हो या फिर वो कोई नॉर्मल या मतलब कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी ऑफ अकाउंट में जो अगर हो रही हो जो कि मतलब इट्स नॉट लुक नॉर्मल। सपोज कीजिए आपके अकाउंट में हर महीने सैलरी आती है, लास्ट 12 महीने में आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है 50,000 रुपये की, लेकिन अचानक से आपके अकाउंट में 3 लाख या 5 लाख रुपए की एक RTGS ट्रांजेक्शन आ जाती है या 10 लाख रुपए की एक ट्रांजेक्शन आ जाती है, वो आपका अकाउंट मॉनिटर हो जाएगा। या फिर आपने कभी 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रखे या जमा नहीं कराए अपने अकाउंट में, लेकिन आपके अकाउंट में एकदम से 40 लाख रुपए की एंट्री आ जाती है तो भी आप इसमें मॉनिटर हो जाएंगे। या 5 लाख रुपए की एंट्री आ जाती है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अकाउंट में मॉनिटरिंग तब की जाती है जब आप नॉर्मल अपनी एक रिदम से, हर एक किसी की बैंकिंग की एक रिदम होती है, जब वो रिदम बदलती है या फिर उसमें अनावश्यक रूप से कुछ चेंजेस आते हैं या फिर उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं तो वो मॉनिटर होता है। फ्लक्चुएशंस में यहाँ पे ये पैसे का मामला है तो अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसे मॉनिटर किया ही जाएगा। या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ अकाउंट में सम्मिलित हैं और वहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो है वो नंबर्स ऑफ जो आपके हैं वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हैं। अब आप सपोज कीजिए आप सैलरीड हैं या आप एम्प्लॉयड हैं, छोटा मोटा कारोबार चलाते हैं, आपके अकाउंट में साल में पूरे वित्त वर्ष में एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए की एंट्रीज दिखती हैं जो जमा होती हैं। अब ये 50 लाख रुपए की साल की आपकी टर्नओवर दिख रही है या 10 लाख रुपए की साल की टर्न 10 लाख रुपए ले लेते हैं, 10 लाख रुपए साल की आपकी टर्नओवर दिख रही है। अब आपने कभी भी 25,000 रुपये या 50,000 रुपये से ऊपर की पेमेंट नहीं करी, आपके अकाउंट में अचानक से या तो 5 लाख रुपए आते हैं या फिर 20 लाख रुपए की एक इनकमिंग आती है और 20 लाख रुपए की एक आउटगोइंग हो जाती है, आपका अकाउंट मॉनिटर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? मतलब आपके अकाउंट में साल में 10 लाख रुपए का पूरा टर्नओवर नहीं है, अचानक से आपके अकाउंट में लाखों में ट्रांजेक्शन आती भी है और जाती भी है। राइट? आप एक NGO चला रहे हैं,
या आप एक हॉस्पिटल में हैं, आपके पास अचानक से 50 लाख रुपए की कोई ट्रांजैक्शन आ जाए, या अगर आप दवाइयों का कारोबारी हैं, ट्रेडर हैं, छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, आपके पास पेटीएम से हमेशा से 200 500 600 रुपए तक की ट्रांजैक्शंस पेटीएम से आती हैं, लेकिन अचानक से कहीं से आपको आरटीजीएस या पेटीएम के थ्रू 3 लाख रुपए आ जाए, तो मॉनिटर होगा कि वो पैसे कहाँ से आए हैं, उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। अब बहुत नॉर्मल है ये वाला पॉइंट बहुत नॉर्मल है कि आपके अकाउंट में एक साल में बहुत हाई टर्नओवर है। हाई टर्नओवर का मतलब कैसे, कि आपके अकाउंट में एक आज आए 5 लाख रुपए, निकल गए 4,80,000 रुपए, 20,000 रुपए बच गए, परसों फिर आए, ऐसे मतलब महीने में इतने पैसे आ रहे हैं कि आपके एक साल के अंदर तकरीबन 1 करोड़ रुपया आया और 99,99,000 रुपये निकल गया, 1,000 रुपये बच गया। अब ये बैलेंस जो आप मेंटेन कर रहे हैं वो बड़ा इनकन्सिस्टेंस है। कभी वो एक दिन में 300 रुपये रह जाता है, कभी एक दिन बैलेंस क्लोजिंग का 50,000 हो जाता है, कभी किसी दिन वो बैलेंस 15 लाख रुपए हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस। मतलब आप समझ रहे, क्लोजिंग डे का एक दिन का जो बैलेंस क्लोज होता है वो बड़ा इनकन्सिस्टेंट है। कभी वो 200 रुपये हो जाता है, कभी जीरो भी होता है, कभी 5 लाख भी होता है, कभी 20 लाख भी होता है। अगर यही प्रक्रिया आपकी हमेशा से चलती आ रही है तो वो भी आपका अकाउंट मॉनिटर्ड होता रहेगा। अलावा इसके आपके पास डिपॉजिट आता है थर्ड पार्टी चेक से, राइट। अब आपने सपोज कीजिए कोई नया अकाउंट है या आपका पुराना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट का कोई आरटीजीएस आ जाता है, थर्ड पार्टी चेक आ जाता है, ड्राफ्ट आ जाता है, राइट, या फिर कैश विड्रॉल होता है, अब आपके अकाउंट में आज तक हमेशा 1,000 500 रुपये आप जमा करते आए, आपने जमा कर दिए जी, आपके पास सेविंग में आया, या आपने एफडी तोड़वाई अपनी, और एफडी तोड़वा के आपने उसको अपने अकाउंट में सेविंग में डाल दिया, उसी बैंक अकाउंट से। अब आपने बैंक में डाल दिया, आपका बैलेंस दिख रहा है 15 लाख रुपए, और आपने कैश ट्रांजेक्शन कर लिए 7.5 लाख रुपए की। आपने 7.5 लाख रुपए कैश के क्यों निकाले? देखिए, बैंक ये समझता है कि जहाँ पे कैश की ट्रांजेक्शन इतने बड़े अमाउंट की हो रही है, तो यानी कि वो कार्य में तो प्रयोजित नहीं हो रहा, जो कि एक तरीके से वैलिड ना हो। अब आप कैश निकालते हैं, जो यूजली लोग कैश निकालते हैं वो अपने महीने की या डेली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निकालते हैं। कभी आप 25 लाख रुपए की गाड़ी कैश 25 लाख रुपए लेके लेने गए हैं? बहुत रेयर होता है, और अगर होता है तो वो आपका अकाउंट मॉनिटर होगा। या फिर आप किसी रिस्क कैटेगरी के कस्टमर हैं। रिस्क कैटेगरी क्या होता है? जैसे कि आप पीईपी मतलब पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, या फिर आपके पास विदेशों से पैसा आता है, या फिर आप एक ऐसी रिस्क कैटेगरी में है जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत हद तक संभव है, या फिर किसी ऐसे कार्य में आपका संलिप्त होना बहुत हद तक संभव है जो कि हमारे यहाँ पे अप्रूव ना हो। ऐसे में आपका अकाउंट डेफिनेटली मॉनिटर किया जाएगा। अब इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर आपका अकाउंट हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा है, मैंने 3 कैटेगरी बताई थी, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। लो रिस्क मतलब नॉर्मल ग्रीन चैनल अकाउंट्स होते हैं वो। अब अगर आपका अकाउंट हाई रिस्क में आ रहा है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा गहराई से आपको मॉनिटर किया जाएगा, हर इंटरवल पे आपको मॉनिटर किया जाएगा। कई बार हो सकता है कि आपकी हर महीने की ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया जाए, अदरवाइज 6 महीने में एक बार तो मॉनिटर होगा ही होगा। तो अब यहाँ पे जो हम लोग इंटेंसिफाइड, अगर कोई आपका अकाउंट है तो उसमें हम किस तरीके से इसको मॉनिटर करेंगे, क्या इंटरवल है, वो 6 महीने में एटलीस्ट अगर ऐसे अकाउंट हैं तो पीरियडिकली तो पहले तो उनका मॉनिटराइजेशन होनी ज़रूरी है, और एटलीस्ट 6 महीने में ड्यू डिलिजेंस इनका ऑनगोइंग ज़रूर होना चाहिए, और वो रिकॉर्डेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना ही चाहिए। अगर लगता है किसी भी आरईज को कि ये अकाउंट मोर देन इंटेंसिफाइड लग रहा है, या मोर देन कुछ इसमें सस्पिशियस फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो वो हर महीने कर सकते हैं, हर ट्रांजैक्शन को भी वो इंटेंसिफाइड मॉनिटर कर सकते हैं। इंटेंसिफाइड मॉनिटर क्या होता है? अब FIUIND क्या करता है? FIUIND पे मैं आपको बाद में भी एक ब्रीफ चैप्टर दिखाऊंगा, जिसमें कि FIUIND आपकी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है कि ये पैसा कहाँ से आया, किस लिंक से आया, जिस लिंक से आया उससे आपके रिलेशनशिप कहाँ से हो सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट से आपके। देखिए, बैंक अकाउंट आपकी एक ऐसी टूल है, जैसे किसी भी व्यक्ति की अगर आपको इफ व्हाट यस नो निकालना है ना, तो आप उसके फ़ोन की, जैसे आप कॉल बुक चेक कर लेते हैं, उसका व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, तो पता लग जाएगा किसी भी शख्सियत के बारे में। इसी तरह किसी की फाइनेंशियल स्टेटस के हेल्थ को जानना है, या
क्या है वो एक्चुअली फाइनेंशियली, तो आप उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन 1 साल की बस एक एक ट्रांजैक्शन समझ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई अकाउंट इंटेंसिफाइड ट्रांजैक्शन से परिपूर्ण है तो उसमें 6 महीने में एक बार होगी। अगर हाई रिस्क कैटेगरी है या इंटेंसिफाइड रिस्क कैटेगरी है तो वो हर ट्रांजैक्शन या हर महीने भी आपकी इसमें मॉनिटरिंग हो सकती है। इसके अलावा जो मार्केटिंग फर्म्स होती हैं या जो MLM कंपनीज हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज होती है ना, कि आप अपने नीचे 5 बनाइए, वो अपने नीचे और 5 बनाएंगे, उनमें से हर एक शख्स अपने नीचे 5-5 बनाएगा, तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं। अब मार्केटिंग फर्म्स जो कि सेल्स कर रही हैं या फिर MLM, क्योंकि उसमें वो झूठ बोल के या किस तरीके से लोगों को गुमराह करके तो नहीं वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में कंपनीज पैसा ले रही हैं, तो यहाँ पे उनके अकाउंट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। अगर एक दिन में 500 एंट्रीज आ जाएंगी किसी के अकाउंट में MLM में, तो जाहिर सी बात है अगले दिन हर महीने या हर रोज वो सिर्फ 30 से 40 एंट्रीज का एवरेज लेके चल रहे हैं, और एक दिन में अगर 100 से ज़्यादा एंट्रीज आ गई तो वो मार्केटिंग की कंपनीज पे मॉनिटर किया जाएगा, उस किस अकाउंट से आई है, किस लेवल पे आई है, कौन सी स्टेट से आई है, ये भी देखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के तौर पे समझते हैं कि जहाँ पे लार्ज नंबर की चेकबुक अगर कंपनी ने ली है, सपोज कीजिए हम लोग नॉर्मली सेविंग अकाउंट में हम लोग 25 लीव की चेकबुक लेते हैं। अब अगर आप 25-25 लीव की 5 चेकबुक ऑर्डर करेंगे बैंक से, तो बैंक के अधिकारी भी पूछेंगे बॉस क्यों चाहिए आपको, क्या करेंगे इतने सारे चेक्स का। या कंपनी को जो करंट अकाउंट होता है उसमें 50 लीव की चेकबुक होती है, कुछ लोग 100 लीव की भी चेकबुक निकलवाते हैं। कुछ एक हैं व्यापारी वर्ग के व्यक्ति जो 100 लीव की चेकबुक भी निकालते हैं, क्योंकि उनके नंबर ऑफ चेक्स की ट्रांजैक्शन, आप सपोज कीजिए 100 लीव की चेकबुक आपने निकाली जो आपकी 4 महीने या 5 महीने चली, ठीक है, लेकिन अगर आपने 100 लीव की चेकबुक निकाली और आप 15 दिन बाद दूसरे 100 लीव की चेकबुक लेने आ जाए, तो ये तो समस्या है। यहाँ पे आपका अकाउंट मॉनिटर किया जाएगा, ऑनगोइंग ड्यू डिलिजेंस में यहाँ पे ऐसे अकाउंट को मॉनिटर किया जाएगा। या फिर बहुत छोटे छोटे जनरली कैश में, जैसे 50-50, 200-200 रुपए, 500-500 रुपए कैश में सबमिट हो रहे हैं, और कई स्टेट से हो रहे हैं, जैसे रोज 200 एंट्रीज 500 रुपए की आ रही हैं पंजाब से, 200 एंट्रीज आ रही हैं महाराष्ट्र से, 500 एंट्रीज आ रही हैं कहीं से, ऐसे बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ एंट्रीज एक ही दिन में या कुछ दिनों के अंतराल में ही अगर उस अकाउंट में आई है, चाहे वो भले ही छोटी छोटी। अब होता क्या है कि अगर 25,000 से नीचे की एंट्री है तो लोग सोचते हैं कि 49,000 से नीचे की एंट्री है तो चलेगा ना, 25,000 से नीचे का कैश ट्रांजैक्शन है चलेगा ना, लेकिन बैंक मॉनिटर कर रहा है सर। अगर आप 500 रुपए की भी एंट्रीज मल्टीपल लेयर में डाल रहे हैं तो आपका अकाउंट मॉनिटर हो जाएगा। या फिर अगर आपने बहुत सारे नंबर ऑफ चेक्स इशू करे हैं, या तो एक ही अकाउंट के लिए या फिर एक ही डेट पे, अब आप 50 चेक लेके जाते हैं बैंक से, तो एक ही आदमी के नाम पे तो इशू नहीं कर सकते ना आप, या एक ही डेट्स पे तो आप 50 लोगों को चेक इशू नहीं कर सकते ना। यहाँ पे आपका अकाउंट मॉनिटर हो जाएगा, ऐसी क्या जरूरत है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये एबनॉर्मल एक्टिविटी के पॉइंट हैं। अब आप किसी को भी पेमेंट देते हैं तो सारे कर्जदार या सारे लेनदार इकट्ठे तो नहीं आते। 50 आपके कितने ही आपके क्रेडिटर्स होते हैं, कितने ही हमारे डेटर्स होते हैं, जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं उसके कितने ही क्रेडिटर्स और डेटर्स होते हैं, इन सबको आप इकट्ठी एक दिन में पेमेंट नहीं करते। या फिर एक ही डेटर्स या क्रेडिटर्स को अगर आपको पेमेंट करनी है तो सारे चेक उससे ना तो लेते ना एक बार में देते, तो फिर ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा नॉर्मल है। अगर इस तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वो FIUIND यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ इंडिया, जो कि RBI के अधीन है, उसी की एक इकाई है, उसको यहाँ पे सूचित किया जाएगा। और फिर उसके हिसाब से वो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैं या जिस भी विभाग में ये कार्रवाई जाएगी उसके हिसाब से उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग करनी है या फिर क्लोज विजिलेंस करना है, वो उस हिसाब से उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अगर कोई भी बैंक या REs इसको इग्नोर करता है तो फिर उन पे कार्रवाई उन पे की जाएगी, पहले तो उस व्यक्ति पे भी की जाएगी या उस फर्म पे या उस इकाई पे की जाएगी, लेकिन अगर आपने किसी REs ने ये इग्नोर किया तो फिर कार्रवाई उनके ऊपर होगी। तो ये थी वो सारी जानकारियां जो ऑन गोइंग ड्यू डिलिजेंस में मैं आपको देना चाहता था, आपसे शेयर करना चाहता था। आशा करता हूं कि ये सारी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी और आपके ज्ञानवर्धक लगी होंगी, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को पसंद जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको समय पे सारी जानकारियां आपको उपलब्ध होती रहें।
तो चलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।